बीजेपी की हार के साथ साथ दिग्गजों के इलाकों में हार को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। 49 में से 27 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यह झटका लगा है। बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसे 54 उम्मीदवारों को उतारा था जो 2019 में चुनाव लड़ चुके थे, मगर उनमें से 31 कैंडिडेट जीत का परचम लहराने में सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट्स कहते हैं कि दोबारा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स में 49 मौजूदा सांसद थे। इसमें अंबेडकर नगर के उम्मीदवार रितेश पांडे भी शामिल थे, जो बीएसपी से बीजेपी में आए थे। इनमें से 33 सांसदों को तीसरी बार या उससे अधिक बार फिर से मैदान में उतारा गया, मगर उनमें से 20 कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार गए। हारने वालों की लिस्ट में स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, महेंद्रनाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और संजीव बालियान जैसे सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी का असर ऐसा रहा कि 8 बार सांसद रह चुकी मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह जैसे हाई प्रोफाइल सांसदों को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की सबसे बड़ी हार तो अयोध्या वाली सीट फैजाबाद पर हुई है, जहां लल्लू सिंह को सपा ने हरा दिया। और बड़ी बात यह भी रही कि बीजेपी सरकार के 16 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे दिग्गज अपने अपने इलाकों में वोट नहीं दिला सके। बीजेपी में पिछड़ों के चेहरा माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके प्रयागराज और कौशांबी में भी बीजेपी पस्त रही। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के गृह जिले बिजनौर में भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद में, धर्मपाल सिंह आंवला में, मंत्री असीम अरुण कन्नौज में, मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह बलिया और घोसी में, मंत्री संजीव गौड़ राबर्ट्सगंज में, मंत्री गिरीश चंद्र यादव जौनपुर में, सतीश चंद्र शर्मा अयोध्या में, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर में, बलदेव सिंह औलख रामपुर में, ब्रजेश सिंह सहारनपुर में बीजेपी को वोट नहीं दिला सके, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और सूत्र यह बताते हैं कि यूपी बीजेपी में संगठन के साथ साथ मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी विषय पर एक खास पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों से हार गई। यही वजह है कि हारे हुए प्रत्याशियों ने आरोप तक लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। इस बार लोकसभा को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे। यही वजह है कि जो जनता की नाराजगी भी थी प्रत्याशियों से, और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री धाराशाही हो गए। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल भी अपने अपने क्षेत्र में जीत नहीं दिला सके। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के चेहरे माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके प्रयागराज और कौशांबी में भी भाजपा पस्त रही। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद और महामंत्री संगठन धर्मपाल के गृह जिले बिजनौर में भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली। वे भी लगातार दूसरी बार 2019 में भी इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बीजेपी के इन दोनों इलाकों में अमरोहा को छोड़ सभी सीटें सहारनपुर, केनारा, मुजफ्फरनगर, नगीना, संभल में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। देखा जाए तो पूरे जिस तरीके से पश्चिमी यूपी है उसमें भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल नंदी, धर्मपाल, असीम अरुण, ओम प्रकाश राजभर, दयाशंकर, संजीव गौड़, गिरीश चंद्र यादव, चंद्रशेखर वर्मा, कपिल देव अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर से हैं, बलदेव सिंह रामपुर और ब्रजेश सिंह सहारनपुर, उनको वोट भी नहीं दिला सके। अब जिस तरीके से चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, इसी के चलते आज एक अहम मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इन सभी को लेकर के चर्चाएं और मंथन होगा। साथ ही साथ एनडीए जो इस बार लगातार तीसरी बार
सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर के तो जश्न है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं वो बेहद निराशावादी साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश तो आप हमारे संवाददाता निकिता सरीन की एक रिपोर्ट देख रहे थे लखनऊ से। उन्होंने बताया कि कैसे वो इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, बीजेपी के दिग्गजों के वो इलाके रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मैदान में उतरे, फिर भी बीजेपी को वोट नहीं मिल पाया। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी। और खबर यह भी है कि संगठन में, सरकार में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्या ये बदलाव होगा, क्या मंथन बीजेपी करेगी अपनी शिकस्त के बाद में, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा झटका अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को लगा। अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट पर लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की वहां पर जीत हो गई है। और सिर्फ ये अयोध्या या फैजाबाद के इलाकों का जिक्र नहीं है, बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त मिली है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं, उसके बाद चर्चा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी और अभिषेक दीक्षित जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव हमारे साथ हैं। विश्वदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष अग्रवाल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ग्राफ बढ़ा और कहां पर बीजेपी को शिकस्त मिल गई। आपने पूरा एनालिसिस सर 2-3 दिनों में कर लिया होगा। बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज, उनके इलाके और खुद ऐसे लोग जो कि अपने आप में धाक रखते हैं अपने इलाकों में, वो नहीं जीत पाए हैं। कैसे इन सब चीजों इसके पीछे की वजह आप मान रहे हैं? एक एक करके अगर हम देखें तो चंदौली का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो आपको क्या बताता है मनीष जी? देखिए, हम इसे एक एक करके भी देख सकते हैं और सब एक साथ में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा ओवरव्यू आपको ये देना चाहूंगा पराग जी कि ये कैंडिडेट्स के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना सरकार के प्रति, ये कहीं से भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना ये उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में दिखाई देती। हाँ, कांग्रेस और सपा को असाधारण सफलता मिली है इस चुनाव में। उसके कुछ मुख्य कारण है। एक तो संविधान का जो इशू उठा था, दूसरे दलितों के आरक्षण का जो इशू उठा था। बीजेपी जो है अपने नीचे कैंडिडेट्स के संग जो मतदाता है वहां तक ये बात नहीं पहुंचा पाई कि ये मुद्दे क्यों उठा रहा है विपक्ष और क्या कह रहा है, गलत है या सही है। दूसरे कैंडिडेट्स सिलेक्शंस का जो एक इशू है, वो भी बीजेपी को इसमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके प्रति जिले में या वहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी भाजपा को मिली थी, लेकिन समय रहते उस पर एक्शन नहीं लिया गया और उन्हीं कैंडिडेट्स को रिपीट करा गया। इस वजह से जनता ने उनके खिलाफ वोट करा है। लेकिन ये मैंडेट जो है बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, इसीलिए एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। आप देखिए, पूरे भारत में यूपी से जुड़ा ही बिहार है, यूपी से जुड़ा दिल्ली है, यूपी का ही पहले भाग था उत्तराखंड। उत्तराखंड के मैंडेट में कोई बदलाव नहीं है, दिल्ली के मैंडेट में कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव है बिहार के मैंडेट में, मध्य प्रदेश के मैंडेट में कोई बदलाव नहीं है। तो मुझे लगता है ये व्यक्तिगत कैंडिडेट्स की एंटी इनकम्बेंसी थी जो इस रिजल्ट्स के रूप में निकल के आई। ठीक है, अभिषेक दीक्षित जी, जो बीजेपी बदलाव के लिए जानी जाती है, क्या ये माने कि बदलाव नहीं किया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर, इसलिए शिकस्त मिल गई है? बिल्कुल सही बात है पराग जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोकल स्तर पर थी जी। लेकिन एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, मुझे लगता है सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की कमी रही। पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक हो गया था और मोदी जी के आसपास ही लड़ा जा रहा था, लेकिन जो मंडल का कार्यकर्ता है, जो जिला का कार्यकर्ता है, हमेशा वही जो है वोटर को लेकर आता है, पर्ची बांटता है और बूथ तक वोट को निकालता है। कहीं ना कहीं उनमें निराशा रही है, उनमें उत्साह की वो कमी रही है जो उत्साह होना चाहिए था। एक बात और है, विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ था इससे पहले, लेकिन इस बार विपक्ष का वोट एकजुट हुआ है और एकजुट होकर सेंट्रिक होकर उसने भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है। भाजपा का परसेंटेज करीब करीब उतना ही रहा है जितना वो लगातार 2014 के बाद से चलता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिसकी वजह से भी एक बार हार कई सीटों पर साबित हुई है। ठीक है विश्वदेव जी,
महेंद्रनाथ पांडे कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बीजेपी का, वहां पर वो वोट नहीं पा पाए। चंदौली पर ही अभी मैं हूं इस राउंड में, कैसे देख रहे हैं चंदौली के इस समीकरण को आप? पराग भाई, दिक्कत एक चंदौली ही नहीं है। आप अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बिहार है। संजीव बालियान वो शख्सियत है जो बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव रखते हैं। उनके अब विवाद हुआ था जब हम लोग इंडिया न्यूज पे डिबेट भी कर रहे थे, तब मैंने आपको एक तस्वीर वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश राणा से बात करी थी जी। तो ये सब चीजें भी हैं। ये दिखाता है कि संगठन में लोगों ने कार्य नहीं किया। मनीष भाई और अभिषेक जी एक बात जो बोल रहे हैं उससे सहमत हूं, कैंडिडेट सिलेक्शन, लेकिन उसके आगे भी बहुत सी बातें हैं। इंटरनल राजनीतियां हैं, कलेश हैं, अंतर कला है आपसी लोगों में। जमीन पे जो संगठन की मजबूती 2019-2022 चुनाव तक दिखती थी, 2022 से 2.5 साल में संगठन में बहुत विवाद हुए हैं जो अंदरूनी है, जो ऊपर नहीं दिखते हैं। इसका नुकसान खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। एक बात और है कि इसमें जो जिले के नेता हैं उनका एक स्पष्ट बात कहनी है कि प्रदेश के अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे जिले के अधिकारी पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी कोट किया कि चुनाव के दौरान इन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नेता के रेड कर दी, इस वजह से उसको वो वोट मिल गए। तो ये सब बातें हैं। इनका कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समीक्षा बैठक करी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ। तो आगे देखना होगा कि संगठन में तो बदलाव होने हैं, वो अगले 1 महीने के अंदर ही होंगे, लेकिन वो क्या क्या बदलाव होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, प्रतापगढ़ का ग्राफिक हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रतापगढ़ में राजा भैया की नाराजगी का खामियाजा क्या भुगतना पड़ गया बीजेपी को, कैसे देख रहे हैं? जरूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा भैया से जो सामंजस्य नहीं बन पाया, और वैसे तो धनंजय सिंह से सामंजस्य बना भी था लेकिन फिर भी बीजेपी को सीट हार गई। तो इसलिए ये कहना कि खाली उनसे सामंजस्य नहीं बनवाया, एक लहर टाइप की क्रिएट करी गई थी बीजेपी के अगेंस्ट, और बीजेपी उसको रियलाइज नहीं कर पाई सही समय पे। व्यक्तिगत नेताओं का अपना अपना योगदान होता है, लेकिन मोर और लेस जो ये हार है ये संगठन की हार है। कैडर जो है ग्राउंड लेवल पे ना इससे भाप पाया ना एक्टिवेट हो पाया, क्योंकि हम लोग बार बार आपके चैनल पे डिस्कस कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन विपक्ष के वोटों में तो असामान्य वृद्धि हुई। इसका मतलब कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रही थी वो अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो भाजपा के ही वोट कम हो रहे थे, विपक्ष के वोट कहीं से कम नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की जो सफलता है ना, ये मैक्सिमम सफलता है। ऐसी सफलता एक बार समाजवादी पार्टी को 2009 में भी मिली थी, लेकिन वो उस सरकार में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे, जबकि वो यूपीए 2 की सरकार थी। और इस बार भी मुझे लगता है कि इतनी भारी सफलता के बाद वो इस सरकार में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि फिर एनडीए 3 की सरकार है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये लोग जो वादे जमीन पे करके आए हैं, अब ये उसका डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे देंगे जो इनके घोषणा पत्र थे, क्योंकि ये ना केंद्र सरकार का पार्ट है ना ये प्रदेश सरकार का पार्ट है। तो हमें लगता है इसके रिपरकर्शंस जो है समाज में या वोटर्स के बीच में हमें अगले 2-4-6 महीने में देखने को मिल जाएंगे। भाजपा में एक ही अच्छाई थी कि भाजपा ने कोई ऐसे असामान्य वादे नहीं करे थे जिनकी डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो, और बाद में उस डिलीवरी को ना कर पाने की वजह से जनता के विरोध को झेलना पड़े। उनका जो संविधान वाला नारा था और दलितों वाला नारा था वो विपक्ष का इस चुनाव में जरूर हिट होता दिखा है। और एक लाइन में और करना चाहूंगा कि बीएसपी का जो टैक्टिकल वोट है, बीएसपी इस समय लोकसभा में भी 0 हो गई है, राज्यसभा में भी 0 है। आप देखिए इतनी बड़ी पार्टी के पास एक सीट नहीं है, तो वो वोटर कोई जगह तलाश रहा था और इस बार उसने वो जगह सपा और कांग्रेस में तलाशी। ठीक है अभिषेक जी, जो मनीष जी ने कहा मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कई तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पहुंच गई है महिलाएं, वो एक फॉर्म लेकर कह रहे हैं कि हमें फॉर्म दिया गया था चुनाव से पहले, अब फॉर्म भरकर हम आ गए हैं, कब लाभ मिलेगा? तो अब ये चीजें भी हो रही हैं अभिषेक जी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर साबित हो सकता है शायद भाजपा
इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाए, क्योंकि 43 लाख लोगों को एक तरह से गारंटी फॉर्म भर के दिए गए थे कि आपको 8,500 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए आपको और मिलेंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी। तो ये और पता नहीं बीजेपी वालों को ये पहले से पता था या नहीं पता था, या उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं पहले किया। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है उससे मैं ये मानता हूं कि हो सकता है ये मामला कोर्ट में भी जाए। और ये 43 लाख, आप समझिए 43 लाख संख्या कम नहीं होती है। आप 43 लाख परिवारों को एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। एक परिवार में अगर 5 वोट भी हैं तो आप एक से 1.25 करोड़ वोटरों को अपनी तरफ प्रभावित कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए भी एक समस्या खड़ी करेगा और आगे हो सकता है इस पर एक बड़ी राजनीति भी हो। ठीक है विष्णुदेव राव जी, देखिए हमीरपुर का ग्राफिक हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमीरपुर में जो हार हुई है मात्र 2629 वोटों से हार हुई है। बताइए 2629 वोट से हार गए हैं, तो कैसे इस हार को आप देख रहे हैं बीजेपी की? देखिए पराग भाई, एकल सीट अगर देखना तो उस हिसाब से तो समीकरण बहुत अलग अलग हो जाते हैं। दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, जब आप पूरी एक बेल्ट देखते हैं, फेज वाइज इलेक्शन जब हमने कवर किया, इंडिया न्यूज पे भी बैठ के हमने जब विश्लेषण किया, तो उसमें कई चीजें हमें देखने को मिली कि वोटिंग परसेंटेज कम है, ध्रुवीकरण हो रहा है, और ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये बहुत प्रभावी ढंग से नीचे तक बैठ गया है। 400 पार का एक नारा, उसका जो विपक्ष ने उसको कैसे जनता के सामने पेश किया कि संविधान बदल देंगे, तो वो जनता जो बीएसपी के वोटर की अभी बात हो रही थी, बीएसपी का वोटर 2019 चुनाव में बीएसपी से खिसक के बीजेपी में गया था जी, कुछ परसेंटेज 1-2% के आसपास। आज देख रहे हैं जितना भी 5-6% बीएसपी का वोटर शिफ्ट किया है, वो इन्हीं मुद्दों पे जो विपक्ष के दोनों जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो मुद्दे उठाए, आरक्षण और संविधान बदलने के, उससे वो उनकी तरफ चला गया। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। बीजेपी के लिए एक टैक्टिकल रणनीति तैयार करनी पड़ेगी उनको आने वाले समय में, क्योंकि 2027 में अगला चुनाव है विधानसभा का। उसके पहले उनको 2.5 साल में ऐसे चेंजेस करने होंगे कि पुनः सत्ता में आने की कोशिश कर पाए, वरना ये जो कानून व्यवस्था और ये सब जो मुद्दे वो उठाते हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हो जाएंगे। जातियों में ही अगर बढ़ गया तो मुझे नहीं लगता बीजेपी जीत पाएगी 2027 में भी। मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, हमीरपुर में नरेश उत्तम पटेल ने जीत दर्ज कर ली और निरंजन ज्योति वहां पर हार गई हैं। एक माफ कीजिएगा, फतेहपुर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक एक जो बड़े चेहरे हमने देखा कि बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में लगा, और अयोध्या नहीं सिर्फ उसके आसपास बाकी बस्ती, सुल्तानपुर, इधर उधर हम सीटों को देखें आसपास जो उसके इर्द गिर्द हैं, वहां सब जगह बीजेपी को एक कड़ी शिकस्त मिली है। तो ये जो शिकस्त है, क्या बीजेपी कमबैक आसानी से कर पाएगी? चूंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी कमबैक करने में माहिर है, जहां पर बीजेपी डाउनफॉल में जाती है वहां से उभरते भी बड़े अच्छे से है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको मनीष जी? देखिए, एक तो जब लहर का वोट पड़ता है ना, तो बड़े नेता और छोटे नेता का बाइफरकेशन और सीट्स का बाइफरकेशन खत्म हो जाता है। हाँ। फिर एक तरफा चुनाव हो जाता है, जैसे इस बार का चुनाव प्रतीत हुआ। अब मैं आपको कमबैक की बात बताता हूँ। आप देखिए, जो वादे हुए हैं उनकी डिलीवरी अगर 2-4-6 महीने में विपक्ष नहीं कर पाता, जो कि कैसे कर पाएगा क्योंकि वो सत्ता का पार्ट नहीं है, तो बीजेपी उस पर रिटेलिएट जो है बहुत अच्छे ढंग से करेगी। लेकिन संगठन में और सरकार में बदलाव लाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर ये रोष है कि बाहर से जो लोग पार्टी में आते हैं उन्हें अच्छी जगह अच्छा पद और मंत्री पद दे दिया जाता है, कार्यकर्ता को प्रेफर नहीं करा जाता। आप देखिए, राज्यसभा चुनाव में जो विधायक बीजेपी में के पक्ष में आए थे वोट करने, वो अपनी सीटों पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इस वोटिंग में ऐसा लगता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को कोई वोट नहीं दिला पाए। तो बीजेपी को ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आउटसाइडर्स पे कितना रिलाय करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर एक लाइन कहना चाहता हूँ कि बस 2027 की जो आप बात कर रहे थे, बीजेपी पिछली बार का 335 से भी बड़ा मैंडेट उसमें लेके आएगी अगर बीजेपी इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से यूज करती है और जनता तक सच बात पहुंचाने की अब फिर से नए ढंग से कोशिश करती है। ठीक है अभिषेक जी, मैं मनीष जी ने जो बात कही है उसके एक दूसरे पहलू को आपसे समझना चाह रहा हूं। चूंकि उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएगा तो आने वाले वक्त में विपक्ष को फिर जनता समर्थन नहीं करेगी।
लेकिन अगर दिल्ली की तरह हुआ तो फिर बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि पहली बार में जब केजरीवाल ने सरकार बनाई तो कांग्रेस के साथ बनाई और उनको ये कहते हुए उन्होंने साथ छोड़ा कि साहब ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, और उसके बाद देखिए कैसे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दे दिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपनी सरकार चलाई, तमाम सारी स्कीम्स भी वो लोग लेकर आ गए। अगर यही चीज बीजेपी के साथ हुई, जनता ने सोचा कि साहब अभी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, बाकी गठबंधन के दलों को हमने कम वोट किया, अब की बार और ज्यादा करें ताकि ये अपने वादों को पूरा कर पाए, फिर बीजेपी की स्थिति क्या होगी? देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि विपक्ष के नाम पर जो यूपी में जीत मिली है वो सिर्फ सपा को मिली है जी। कांग्रेस को अगर आप रायबरेली और अमेठी के बाहर निकाल दें तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। बची हुई सीटें जो कांग्रेस ने जीती वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने ही चुनाव लड़ा है, उन्हीं के ही लोगों ने बस्ता लगाया, उन्हीं ने जीता है। एक और चीज है, आप ये समझिए बहुत गहराई से, सपा जब भी चुनाव लड़ती वर्तमान में या वर्तमान में सपा का जो स्वरूप है उसके साथ उसका हमेशा इतिहास साथ चलता है। सपा की समस्या है वो आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती है क्योंकि उसने डिलीवरी दी है अपनी सरकारों में, लेकिन डिलीवरी के साथ दूसरी ऐसी चीजें और दी हैं जो उसका अतीत हमेशा वर्तमान के साथ चलता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो दंगे हो, चाहे उनके कार्यकाल में हुए अराजकता हो। इसलिए आप ये एकदम श्योर रहिए कि अभी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हर वर्ग में, पढ़ा लिखा, जो शायद ये सोचता है कि शासन अच्छा है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से भाजपा के साथ लोग जुड़े हुए। ठीक है विश्वदेव जी, एक फाइनल अप मैं चाहूंगा आपसे रिएक्शन। राजवीर सिंह भी हार गए उधर एटा में। एक ये जो संविधान बचाने की लड़ाई विपक्ष ने कही, आरक्षण की बात विपक्ष ने कही, क्या ये उन वोटर्स के मन में घर कर गए जो इससे प्रभावित हो रहे थे या सोच रहे थे कि हम इससे प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप पराग भाई एक चीज देखिए, मुस्लिम आरक्षण के का 4% वाला जो मुद्दा उठाया गया कि कर्नाटका में बदल दिया गया, कर्नाटका ने कर दिया, हम आएंगे तो हम उसको बदल देंगे, ये मुद्दे तीसरे चौथे फेज के बाद उठे हैं जी। अब इसमें इसके बाद की वोटिंग स्टाइल, आप जिन सीटों का जिक्र कर रहे हैं वो इसके बाद की सीटें आई हैं। तो ये वोटिंग परसेंटेज और मुद्दा अगर आप याद करिए तो ये दिखाता है आज अब तो स्थिति पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और कौन सा मुद्दा हिट किया है जमीन पे, ये साफ दिखाई दे रहा है। मैं समाजवादी पार्टी, अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस को संगठन नहीं है सिर्फ 2 सीटों के अलावा, वो जो जितनी सीटें भी जीती है वो समाजवादी पार्टी को बधाई देनी चाहिए हम लोगों को कि उसने इतनी सीटें जीत ली जितनी मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा आंकड़ा उन्होंने अखिलेश यादव ने पार कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी हमें 2027 के चुनाव में। उसको इंतजार करते हैं उस के बीजेपी क्या करती है। ठीक है मनीष जी, 2027 में जो अभी विश्वदेव जी ने कहा, अखिलेश यादव अब पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक उनके ऊपर एक दाग लगा हुआ था कि साहब इनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, अपने दम पर आखिर ये क्या कर पाए हैं। तो इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में बताया कि मैंने अपने दम पर समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़वा दी और देखिए कांग्रेस को भी हमने जितवा दिया है। तो अब 2027 के लिए चुनौती किसके लिए ज्यादा आप देख रहे हैं, बीजेपी के लिए ज्यादा है या सपा के लिए ज्यादा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो आज ही से चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को अब सेंट्रल में जाना पड़ेगा यूपी की विधानसभा छोड़ के, तो उन्हें विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता देना पड़ेगा। फिर वो 26-27 में वापस आना चाहेंगे यहाँ पे, तो उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है उस प्रतिपक्ष के नेता के साथ। ये जो बड़े मुद्दे हैं ना, ये अभी ग्राउंड पे जब सरकार सेटल हो जाएगी केंद्र की, तो ये मुद्दे ग्राउंड पे जरूर आएंगे। और मुझे लगता है सपा के संग हर बार ऐसा होता है कि बड़ी अच्छी तैयारी करी थी, मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन 2-4 नंबर कम रह जाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बच्चा अगली बार फिर से वही मार्क्स अगले साल के एग्जाम में या अगली बार के एग्जाम में नहीं ला पाता है। इसलिए अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये फाइट और टफ हो जाएगी। और अभी तो उन्हें प्रदेश का कार्यभार किसी को दे के दिल्ली जाना पड़ेगा, तो एक नेता प्रतिपक्ष का बनाना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक जी, एक और कमेंट में चाहूंगा। अभी हम अजय मिश्रा टेनी की सीट को लेकर भी बात कर रहे थे, लखीमपुर की, वहां पर आप कैसे देख रहे हैं इंडिविजुअल उस सीट की अगर हम देखें तो? देखिए, मैं इंडिविजुअल सीट की अगर बात करें तो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बदलाव आया है, अभी तक 18 से 19% वोट, मैंने फिर पहले भी कहा था कि विपक्ष का बिखरा हुआ वोट एकजुट हुआ है। 18 से 19% वोट लेने वाली बसपा आज सिर्फ 9% पे आ गई है।
तो कहीं ना कहीं चाहे वो फतेहपुर हारे हों, चाहे हमीरपुर हारे हों, चाहे खीरी हारे हों, इन सीटों पे अगर आप देखोगे तो बीएसपी फैक्टर की वजह से भी हारे हैं। आप ये मानिए। और भाजपा ने अपना वोट गेन किया है, भाजपा प्रत्याशी को फिर भी 5 लाख वोट मिले वहां पर। यही हाल टैनी जी के साथ रहा है, यही हाल हमीरपुर में रहा है, यही हाल फतेहपुर में रहा है, यही हाल चित्रकूट में रहा है। भाजपा ने अपना वोट रिटेन कर लिया, लेकिन विपक्ष ने पूरा एकजुट करके वोट उनको हराने में सफलता पाई। चलिए सर, विश्वदेव जी एक फाइनल रिएक्शन हम बहुत संक्षेप में आपका चाहूंगा। एक बड़ी शिकस्त बीजेपी को तो मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इसको कम बैक करने के लिए बीजेपी कोशिश करेगी। संगठन बीजेपी का चूंकि मजबूत कहते हैं कि बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों तक अपनी पहुंच ऐसी बनाई है कि वो एक एक रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट आखिर इस बार काम क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बीजेपी तो अपने सर्वे भी होते हैं, उसके एक एक जानकारी बीजेपी को जमीनी स्तर से मिलती है कि आखिर कहां पर क्या स्थिति उसके प्रत्याशियों की है। तो इसके पीछे का कारण फिर क्या है? क्यों कैंडिडेट नहीं बदलेगा यूपी के? पराग भाई देखिए, पन्ना प्रमुख क्या काम करता है? पन्ना प्रमुख वोटरों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो जाके वोट करें। पर्चियां बांटता है, पर्चियां बना के देता है, बस्ता, जैसे अभिषेक भाई ने बोला बस्ता रखता है, ये सब चीजें करता है। इस बार के चुनाव में कुछ नहीं हुआ है। आप ये मान लीजिए, जमीन पे देखा गया है, कोई पर्चियां नहीं बटी है। बाकायदा मोबाइल नंबर पे फोन करके व्हाट्सएप ग्रुप बना के बताया जाता था कि आपका पोलिंग सेंटर इस बूथ पे है, ये है, यहाँ जाना है आपको। कुछ नहीं हुआ है ऐसा। ये बहुत गंभीर बातें हैं बीजेपी के संगठन के लिए। यहीं पर सपा बहुत मजबूत निकली है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया बीच चुनाव में कि हम और बेहतर प्रदर्शन करते अगर हम अपने वोटरों को और अपने बूथ मैनेजमेंट को बेहतर कर लेते। तो ये समझ लीजिए कि वो भी लगे हैं इसी राह में। बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। हाँ, कमबैक कर सकती है, ऐसा नहीं है, कर भी चुकी है, मनीष भाई ने बताया भी। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि ये क्या होता है। और ये शुक्रिया जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त अभी मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, आप माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि अलग अलग सीटों का आंकड़ा आखिर क्या कह रहा है, समीकरण कैसे बदले और 27 में क्या होगा और आखिर क्या करेगी बीजेपी कमबैक करने के लिए, अखिलेश यादव क्या करेंगे आगे 27 के लिए, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल